हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिड बी चैनल। दिस इज आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3। और इसमें आपको पढ़ना होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। तो देखिए, इसमें बताया गया रहा है आपको कि इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टी। क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत से एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम लोगों ने उसको मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया था। हमें अपने दैनिक लाइफ में जो है डे टू डे लाइफ में मेटल और नॉन मेटल के यूज के बारे में हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और हमारे विचार से ऐसे कौन से जो है प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं जिनको जो है धातु, मेटल और नॉन मेटल में हम लोग डिवाइड करते हैं। किस प्रकार यह जो प्रॉपर्टीज़ है इन एलिमेंट के उपयोग से क्या संबंधित है, और साथ ही साथ इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यानी भौतिक गुणधर्म, यानी बाहर का जो उसका कुछ भी जो भी कुछ दिखता है वो क्या, कैसे हम लोग पहचानते हैं कि ये मेटल से कि नॉन मेटल से। तो देखिए, सबसे इजीएस्ट वे है टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस बाय द कंपेयरिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी 3.1 में आपको कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, इन सबको जो कि आसानी से मिल जाती है। और इस तरह से और भी जो चीज़ें मिल जाएँ आसानी से, आपको उन सबको इकट्ठा करिए। करना क्या है आपको, एक्टिविटी 3.1 बॉक्स में देखिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इन सब के नमूने को रेगमाल, यानी जो सैंड वाला पेपर होता है, बालू वाला पेपर होता है, उससे आपको रगड़ के इसको साफ करना है। फिर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि एक बहुत ज़्यादा कुछ जो आपके ये मेटल्स हैं ये जो है चमकने लगते हैं, लश्कर उसमें दिखाई देती है। तो सिंपली मेटल्स इन दियर प्योर स्टेट, जब कभी मेटल्स अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो दे हैव शाइनिंग सरफेस, उनके पास चमकदार सतह होती है। तो यह जो प्रॉपर्टी है मेटल की, इसे ही मेटालिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, धात्विक चमक कहते हैं। एक्टिविटी 3.2 में आपको बताया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इन मेटल्स को जो है तेज धारदार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए और आप देखिए कि कौन सा कट रहा है और कौन सा नहीं कट रहा है। इसी प्रकार चिमटे से जो है सोडियम धातु का एक टुकड़ा को पकड़िए। ध्यान रखना है आपको कि सोडियम जो मेटल्स है इसका उपयोग करते समय हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन या एयर के साथ बहुत आसानी से जो है रिएक्शन कर जाता है। तो फिल्टर पेपर के बीच में इसे दबाकर सुखा लेना चाहिए। वाच ग्लास पर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, आप देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो सामान्यतः कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक मेटल की जो कठोरता होती है वो सॉलिडिटी होती है, जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एक्टिविटी 3.3 में आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े को लेना है। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक पर उसको रख के 5 बार हथौड़े से उस पर पीटिए। आप क्या देखेंगे, और भी धातुओं के साथ आप यही प्रक्रिया करिए तो आप देखेंगे कि इनके शेप में कुछ चेंजेज आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादर बनाया जाता है। तो जो ये मेटल्स के जो ये प्रॉपर्टीज है ना, इसी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी बोलते हैं, यानी ऐसे मेटल्स जिनको पीट के हम चादर की तरह इसको फैला सकते हैं, इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे लोहा हो गया आपका, जैसे सिल्वर हो गया आपकी, चांदी हो गई, इन सब को जो है हम लोग जो है पीट के इसको चौड़ा कर लेते हैं। तो ये सब क्या हो गए, मैलेबिलिटी कहलाएंगे। इस प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की इस प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो अघात वर्धता बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या आप जानते हैं, गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे अधिक आघातवर्ध जो है धातुएं होती हैं। आघात मतलब मेलेबिलिटी वाली सबसे ज़्यादा चीज़ें किस में पाई जाती हैं, कौन से मेटल में, तो गोल्ड और सिल्वर में। क्या आप जानते हैं। तो एक्टिविटी में देखिए 3.4 में उन धातुओं को मेटल की सूची बनाइए जिसके तार को आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को जो है तन्यता कहते हैं, या फिर इसको डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी, जब किसी चीज़ को हम लोग खींचते हैं तार को और वो खिंच जाता है, वो वायर खिंचता है, तो उसके इस प्रॉपर्टीज़ को डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी मीन्स होता है तन्यता।
सोना जो है सबसे ज़्यादा अधिक तन्य धातु, यानी सोने में सबसे ज़्यादा तनाव अगर हम ताने तो वो फैल जाता है। आपको जानकर यह सरप्राइज होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए, और ये जो हमारा मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स में, इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग शेप धातुओं को देते रहते हैं और प्रयोग में अपने लाते रहते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग हम लोग खाना पकाने के बर्तन के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका आंसर लेने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी है नेक्स्ट आपका 3.5, इसको करके देखते हैं। तो इसमें आपको एल्युमिनियम और कॉपर का तार लेना है। क्लैप की मदद से इसको जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है बिल्कुल इस तरह से आपको स्टैंड पे बांध देना है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग करिए, एक पिन चिपका दीजिए, ठीक है। और स्प्रिट लैम्प मोमबत्ती या फिर बर्नर से क्लैंप के पास में जो है तार को गर्म करिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, आप जो कुछ भी देखते हैं उसको लिखिए और साथ ही साथ देखिए कि क्या धातु का जो तार था, जो मेटल का तार वायर था, वो पिघलता है, द्रवित होता है। तो आप देखेंगे कि जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, उसमें वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। और साथ ही साथ इनका मेटालिक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाँ, सिल्वर और कॉपर जो है हीट के सबसे अच्छे वाले जो है कंडक्टर माने जाते हैं, सिल्वर और कॉपर। इनकी तुलना में लेड, मरकरी जो है ऊष्मा के क्या हैं, ये पुअर कंडक्टर माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे इनमें जो है हीट फ्लो नहीं होती है। आइए कुछ देखते हैं हम लोग धातुओं को, कुछ मेटल्स को जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से जाती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, केवल हीट ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर माने जाते हैं। एक्टिविटी 3.6 में इसी तरह है, एक 3.2 की तरह जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट आप तैयार करिए और जिस धातु को आपको चेक करनी है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं, उसको टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में इस प्रकार रखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है। तो फिर आप चेक करिए क्या बल्ब जलता है, अगर जलेगा तो यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो आप क्लास 7 और 6 की साइंस में भी आपने देख रखा है कि कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कि कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, कौन सा नहीं है। आपने ज़रूर ही देखा होगा कि तार से आपके घर में तक बिजली पहुंचती है, उस पर जो है पॉलीवाइलेंट क्लोराइड यानी पीवीसी या रबड़ जैसी सामग्री की पतली परत चढ़ी होती है। तार के ऊपर आप देखते हैं ना, कुछ प्लास्टिक का, कुछ रबड़ जैसा कुछ होता है, उसके अंदर तार होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऐसे पदार्थों की जो है परत क्यों लगाई जाती है, लेयर क्यों लगाई जाती है, जब किसी तो क्यों लगाई जाती है, जैसे शॉर्ट सर्किट ना हो, किसी को करंट ना लगे, क्योंकि ये सब जो है बैड कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है, इसलिए इसको लगाए जाते हैं। जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस से हम लोग टकराते हैं तो क्या होता है, क्या कोई आवाज़ उत्पन्न होता है? तो जो धातुएं जो है कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उन्हें सोनेरस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं या फिर सोनेरस कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग कि सोनरस क्या होते हैं। तो ऐसे मेटल्स जिनको किसी हार्ड सरफेस से टकराने पर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे सोनरस बोलेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी जो है वो किस धातु की बनी है, जो टकराती है तो आवाज़ आती है। तो ये था भाई आपके मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल। क्लास 9th में हम लोगों ने देखा है कि मेटल्स की तुलना में जो नॉन मेटल्स हैं उनकी संख्या जो है बहुत कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऐसे बहुत से नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड हैं या फिर गैस फॉर्म में पाई जाती हैं। क्या जो मेटल्स के इस समान जो नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज होती हैं, चलिए आके इसको देखते हैं हम लोग एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी 3.7 में आपको कार्बन यानी कि कोल या फिर ग्रेफाइड और सल्फर आयोडीन के चीज़ों को इकट्ठा करना है। फिर 3.1, 3.4, 3.6 के एक्टिविटी को आपको फिर से वही सब करना है, यानी वही इलेक्ट्रिसिटी और उसको गर्म करना, ये सारी चीज़ें। तो हम देखेंगे जो भी कुछ हमको प्रेक्षण प्राप्त होता है उसको हम लोग इसमें 3.1 की सारणी में लिखेंगे, टेबल में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस में हीट जा रहा है और किस में नहीं जा रहा है, किस में इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइड में इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो जाती है, गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइड। कभी भी आप लोग पेंसिल पकड़ के बोर्ड में तार वगैरह मत लगाइएगा, करंट लग सकता है, ठीक है। तो देखिए
हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम एलिमेंट का डिफरेंशिएशन या ग्रुपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन के रूप में है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मरकरी को छोड़ के जितनी भी सारे मेटल्स हैं वो कमरे का जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। लेकिन 3.5 में आपने देखा होगा कि जो मेटल्स के गलनांक हैं, जो उनके मेटालिक पॉइंट हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम का जो मेटालिक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे अगर नॉर्मली ही, तो वो दोनों पिघलने लगेंगी। आयोडीन जो होते हैं वो जो है नॉन मेटल्स होते हुए भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग लक्षण इसमें पाया जाता है। कार्बन एक ऐसी नॉन मेटल है जो अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलती है, बहुत से टाइप में हमें मिलती है। प्रत्येक जो इसका शेप है, जो जिस तरह ये पाई जाती है, उसे अपरूप कहते हैं। यूँ कह लिए कि इसको एलोट्रोप भी कहा जाता है। तो हीरा भी कार्बन का ही एक अपरूप है, एलोट्रोप है। यह सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट जो है सब्सटेंस है नेचुरल टाइप से। इसका जो आपका मेटालिक पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। और साथ ही साथ एक बात और कि कार्बन जो है वो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन में, जो इसका एक अलग जो है एल्ट्रोप है ग्रेफाइट कार्बन का, वह भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर होता है। जितने भी बेस वाले मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी हम लोग काट सकते हैं। इनकी डेंसिटी और इनके जो आपके मेटालिक पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एलिमेंट को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और ज़्यादा ठीक तरीके से हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 3.8 में देखिए एक एक्टिविटी है, मैग्नीशियम की एक पट्टी पर थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए और उसके बाद मैग्नीशियम की पट्टी को जो है आप जलाइए, उसकी राख को इकट्ठा करके पानी में घोल दीजिए। लाल और नीले लिटमस पेपर पे जो है इस विलयन की जांच कीजिए कि इसमें कितना बेस है और कितना एसिड है। मैग्नीशियम से के जलने से जो कुछ भी आपको मिला है आप उसकी जांच करिए कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेस वाला है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए, ठीक है, और दहन से जो भी कुछ धुआं एकत्रित करिए उसको, धुएं को, और उसको एक प्रश्नली के ऊपर में रख दीजिए। इस प्रणाली में पानी को डाल के इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। फिर इसके बाद नीले और लाल लिटमस पेपर पर इस सॉल्यूशन की भी जांच कीजिए। सल्फर के दहन से जो भी कुछ पदार्थ आपको मिलता है लिक्विड फॉर्म में हम लोग बनाए हैं वाटर मिला के, क्या है एसिडिक है या फिर बेस वाला है, इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग ध्यान से देखिए और इनकी इक्वेशन भी लिखिए। तो हम लोग देखेंगे कि जो मैक्सिमम नॉन मेटल्स हैं वो सब क्या देते हैं, वो ऑक्साइड देते हैं। वाटर में घुल के ये एसिड बनाते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम आता है। वहीं जो अधिकतर जो मेटल्स हैं वो, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड देते हैं और जो मेटल्स हैं वो बेस देते हैं, बेस ऑक्साइड देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है धातुओं के ऑक्साइड के बारे में और अधिक ज़्यादा स्टडी करेंगे। अब 3.2 में है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हम लोगों ने क्रियाकलाप जो भी एक्टिविटी 3.8 में देखा हम लोगों ने, और साथ ही साथ 3.2.1 में और 3.2.4 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें जो है कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना होगा, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम और जिंक और सोडियम को इकट्ठा करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए इन सब को जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है अभी, इसको एक एक एक्टिविटी में करके देखते हैं। तो सबसे पहले इनको हम लोग जलाते हैं ना, ठीक है, बर्न करते हैं। तो देखिए 3.8 में हम लोगों ने देखा कि वायु में, एयर में जो चमकदार जो वाइट कलर की लाइट जो है जलती है मैग्नीशियम, उससे उसका जलन होता है। मतलब जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो वाइट कलर की जो है लाइट के साथ लाइट निकलती है, चमक के साथ, लक्षण के साथ। क्या इसी तरीके से सभी जो मेटल्स हैं सबको जलाने पे यही होता है? तो आइए निम्न एक्टिविटी के द्वारा इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले केयरफुल रहने के लिए कहा गया है कि इसमें चूंकि लश्टर है और साइन निकलता है, लाइट काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल होती है, तो इसलिए आपको ग्लास वगैरह लगाने की ज़रूरत है आँखों में, और साथ ही साथ टीचर का हेल्प लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी चीज़ें एकत्र किया है आपने उन सबको एक चिमटे से पकड़ के ज्वाला पर यानी बर्नर पे या फिर कैंडल पे आप उसको लेके जलाइए, और सब जितने भी एलिमेंट आपने इकट्ठा किए हैं मेटल्स, उन सबको एक एक करके जलाइए। जितना भी चीज़ जलने के बाद इसका बचता है उन सबको इकट्ठा करिए, और जो भी कुछ प्रोडक्ट या फिर मेटल्स की सतह को ठंडा होने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये गौर करिए आप कि किस मेटल्स का जलन, दहन, उसका बर्निंग कितना आसानी से होता है, और जब धातु का, मेटल्स का जब वो जल रहा होता है तो उसके जलने का कलर कैसा था। उसके बाद दहन के बाद जो है धातु की सतह जो है वो सरफेस वो कैसी दिखाई देती है।
और साथ ही साथ जो धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि वो कैसे कैसे रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन में। आप ऑक्सीजन तो हवा में है ही ना, आप उसको जब जला रहे हैं तो यानी ऑक्सीजन के साथ भी वो क्रिया कर रही है। तो इन सब के बाद आप इसको वाटर में मिलाइए और आप देखिए कि क्या ये सब पानी में घुल जाते हैं। तो हम लोग यही पाएंगे कि लगभग जितने भी चीज़ें हैं मेटल्स, वो सब ऑक्सीजन के साथ मिलके मेटल्स ऑक्साइड बनाती हैं। सिंपली इसका आप फार्मूला याद रखेंगे कि मेटल्स को जब कभी भी, यानी धातु को जब कभी भी आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो आपका धातु ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप कॉपर मेटल्स की बात करते हैं तो कॉपर को जब ऑक्सीजन से आप रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे रिएक्शन करता है। हम जानते हैं कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति नेचर कैसी होती है, वो बेस वाली होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो कि एसिडिक होते हैं, साथ ही साथ क्षारकी भी यानी बेस वाले भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करके आपको साल्ट और वाटर देते हैं, ऐसे टाइप के मेटल्स को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यानी such metals oxides which react with both acids as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxides। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में एल्युमिनियम है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए क्या बन रहा है आपका साल्ट भी बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी बन रहा है और H2O भी बन रहा है। उसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ ही साथ जल भी आपको मिलता है। मैक्सिमम जितने मेटल्स हैं ये इनके जो ऑक्साइड हैं ये सब वाटर में घुलते नहीं हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इनमें कुछ जो है वाटर में घुल के बेस भी देते हैं, क्षार देते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन किस तरह से होते हैं इनको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और H2O तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड और जल को मिलाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो हम लोगों ने 3.9 में देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी जितने भी धातुएं हैं सब एक ही टाइप से रिएक्शन नहीं कर रही हैं, सबके अलग अलग जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पोटेशियम सोडियम जैसे कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं। कहते हैं कि सोडियम को अगर ऐसे हाथ में आप ले लेंगे तो वो तुरंत हवा में रिएक्शन करके यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल जाता है और उसमें आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और अचानक से कहीं आग न लगे इसको रोकने के लिए केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। सामान्य टेम्परेचर पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनकी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा दी जाती है जिससे ये रिएक्शन ना करे। ऑक्साइड की जो यह परत होती है वो मेटल्स को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है, मतलब इनका रिएक्शन हो जाए इससे ये बचा के रखती हैं। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं, हम लोग लोहे का चूर्ण डालते हैं तो तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर का इसी तरह कॉपर का तो दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरीके से सिल्वर, गोल्ड ये सब अधिक से अधिक जब हम टेम्परेचर देखते हैं तब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो क्या आप जानते हैं एनोडीकरण, एनोडाइजिंग एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनने की प्रक्रिया है उसी को कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है, कोराइजन से बचाती है। इस परत को मोटा करके हम लोग संक्षारण को अधिक देर तक इस मेटल को बचा सकते हैं संक्षारण होने से। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को लेके हम लोग एनोड बनाकर उसको H2SO4 में जो है डाल के उसको डुबो के इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर जितने भी उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस के एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड होती है वो उसकी एक मोटी परत बन जाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्युमिनियम की आकर्षक वस्तुएं भी हम लोग बना सकते हैं और उसमें जंग भी नहीं लगती है। 3.9 का जो एक्टिविटी था उसको हमको करने के बाद हम लोगों ने देखा कि जितने भी मेटल्स में हम लोगों ने जितने भी मेटल्स हमने इकट्ठे किए थे उन सब में सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम मतलब फास्ट तरीके से, मैग्नीशियम जो है सबसे धीमा करता है। तो सोडियम
की अपेक्षा जो मैग्नीशियम है वो कम अभिक्रिया करता है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड इनका कुछ पता ही नहीं चलता कि किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितनी देर में करेंगे। कुछ अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का सीरियल मतलब क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, अभी कुछ और रिएक्शन करते हैं हम लोग। अभी तो जला रहे थे, अब वाटर के साथ हम लोग देखेंगे कि जब मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। यानी व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसमें एक एक्टिविटी आप देख रहे हैं 3.3 फिगर, इसमें आपको इसी तरह से कुछ स्टैंड आपको व्यवस्थित कर लेना है। इसमें शिक्षक अब आप जितने भी प्रैक्टिकल देख रहे हैं सब में टीचर्स की आवश्यकता पड़ रही है, लिखा हुआ है इसमें। तो 3.9 की तरह ही आप सब कुछ को इकट्ठा कर लीजिए। ठंडे जल से जो है बीकर में आधे बीकर को भर के नमूने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अलग अलग डालिए। देखिए कौन सी धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करने के आधार पर उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिखिए। क्या कोई धातु जो है जल में आग भी उत्पन्न करती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। जो धातुएं ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं उनको ऐसे बीकर में डालिए जो गर्म जल से आधे भरे हुए हैं। यानी देखिए ठंडे से नहीं किए तो क्या गर्म से करते हैं। तो जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया भी नहीं करती हैं उनके लिए जो है 3.3 की तरह एक पूरा सेटअप यही आपको बना लेना है और उनको भाप के साथ उनकी अभिक्रिया करके देखना है कि क्या भाप के साथ ये करती हैं कि नहीं। तो कौन सी वस्तुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, यानी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो ठंडे पानी के साथ नहीं करती, गर्म पानी के साथ नहीं करती, भाप के साथ भी नहीं करती हैं। जल के साथ अभिक्रिया करने के आधार पर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके जो भी धातुएं हैं हाइड्रोजन गैस देती हैं और धातु ऑक्साइड देती हैं, उनके ऑक्साइड देती हैं। धातु ऑक्साइड जल में जो है वो घुलनशील होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, जल में घुल के ये धातु ऑक्साइड देते हैं। लेकिन जब कभी आपकी ये धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं तो क्या होता है। तो ये ऐसा बहुत सारे मेटल्स के साथ होता है, इसीलिए कुछ ही हैं, बाकी मैक्सिमम ऐसे हैं मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन के फार्मूले के तौर पे कि अगर कोई धातु है मेटल्स है प्लस वाटर तो क्या बनता है। याद रखेंगे हम लोग ये बेस फार्मूला है, इसके आधार पे आप किसी भी मेटल्स का एग्जांपल लिख सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा सकते हैं और आपको ये पता होगा कि भाई क्या बनेगा धातु ऑक्साइड, तो आप उसी तरह का फार्मूला बना के रिएक्शन को बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेस फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिए। मेटल्स और वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उस तरह से मेटल ऑक्साइड अगर रहेगा और वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम सोडियम जैसी धातुएं जो होती हैं वो ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शंस करती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज होती है और साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी होती है, एक्जोथर्मिक होती है, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो निकलता है इसमें से रिएक्शन में वो तुरंत ही जलने लगता है। जैसे कि देखिए पोटेशियम और वाटर जब आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, उसके बाद एनर्जी भी रिलीज हो रही है। उस तरह से सोडियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। वाटर के साथ कैल्शियम की जो अभिक्रिया है वो थोड़ी स्लो होती है। यहाँ पर जो भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसमें हाइड्रोजन गैस उतना नहीं जल पाता है जो कुछ भी रिएक्शन होता है इसमें, इसीलिए इसमें हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। इन कंपेयर आप टेम्परेचर तो होता है इतना कि आप आदमी का हाथ जल जाए, छाले पड़ जाए, ठीक है, अगर मुझे पानी वाले चूने में अगर हम हाथ डाल दें तो, लेकिन इतना भी नहीं होता अगर हम कंपेयर करें पोटेशियम और सोडियम के। तो देखिए इसका रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम प्लस CH2O, तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये सारे जो रिएक्शंस हैं इन सब में हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, बबल्स हैं, कैल्शियम मेटल पे इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं और इसीलिए कैल्शियम जो है तैरना प्रारंभ कर देता है। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैल्शियम वाटर में तैरने लगता है। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है।
क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, इसलिए यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ करती हैं, लेकिन ये स्टीम भाप के साथ तो तुरंत ही अभिक्रिया कर लेती हैं और तुरंत मेटल ऑक्साइड भी देती हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल लिखने के लिए आ जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं ना ही हीट वाटर के साथ करती हैं, या कोई रिएक्शन आपको एग्जांपल ऐसे आ जाए क्वेश्चन की भाप के साथ करने वाली अभिक्रियाओं को बताइए एग्जांपल सहित, तो आप बताएंगे एल्युमिनियम और फेरस का। आप लोग इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, आयरन का और एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन जल के साथ रिएक्शन करता है तो Al2O3 और H2 गैस रिलीज होती है। उसी तरह फेरस है, फेरस ऑक्साइड और H2 गैस रिलीज होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं वाटर के साथ तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती हैं, चाहे हीट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो, स्टीम वाटर हो, भाप वाटर हो। ठीक है। 3.2.3 क्या होता है जब धातुएं जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। अभी तक हम लोगों ने वाटर के साथ देखा था, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। तो हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या देती हैं, साल्ट देती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। इसका बेस फार्मूला क्या है, मेटल्स प्लस H2SO4 यानी तनु अम्ल जो भी कुछ एसिड हो तो क्या बनेगा, लवण बनता है यानी साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्या इसी प्रकार सभी जो मेटल्स हैं वो सब रिएक्शंस करते हैं, तो आइए चलिए चेक करते हैं। क्रियाकलाप 3.11 में देखिए सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद उसको रेगमाल यानी सैंड पेपर से रगड़ के साफ करना है। सावधानी रखनी है कि सोडियम पोटेशियम को नहीं लें क्योंकि ये सब ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर जाते हैं। जो भी कुछ हमने एकत्रित किया है इन सब पे हाइड्रोजन आपके जो H2SO4 है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको एक परखनली में आप डालिए, 2-3 परखनलियों में, उन सब में फिर इन सब चीज़ों की जो इकट्ठा की हम लोग अलग अलग करके इसमें डालते हैं परखनलियों में। थर्मामीटर को जो है परखनलियों में इस प्रकार लटका देते हैं कि उसका जो बल्ब है वो अम्ल एसिड में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर को आप सावधानीपूर्वक देखिए, कौन सी धातुएं H2SO4 के साथ तेज़ी से रिएक्शन करती हैं और आप देखिए कि किस मेटल्स के साथ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको थर्मामीटर पे दिखाई देता है। और एसिड जो है, एसिड का जो क्रिया करने का जो स्पीड है उसके आधार उस पर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख कर देखिए। तो देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, उसके साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की रिएक्शंस को अगर हम लोग बनाएं तो किस तरह से रिएक्शन होंगे उसको हम लोग प्रेक्षण करने में पता कर सकते हैं। जब धातुओं को नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है क्योंकि HNO3 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकारक होता है। इसमें जो यह जो है H2 को ऑक्सीकृत कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है और इसको वाटर में बदल देता है। स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, चाहे वो N2O हो, NO हो, NO2 हो, यह भी जो है अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, इसको जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो 3.11 में हमने देखा कि जो बुलबुले बन रहे थे, बबल्स, उसकी जो स्पीड थी वो मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस तरह से अगर हम सभी रिएक्शंस को देखें तो ये सब में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम क्या था, एक्जोथर्मिक था यानी उष्माक्षेपी था। तो रिएक्शन के आधार पर अगर इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम यानी सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा इसमें हुआ, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक और सबसे कम किसमें, Fe यानी आयरन में। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते थे, हम लोग अभी एक्टिविटी करते तो पता चलता कि कॉपर में ना तो बुलबुले ही बने और ना ही कोई टेम्परेचर में चेंज आया। इससे पता चलता है कि जो आपका कॉन्सेंट्रेट HCl है यह कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्या आप जानते हैं कि एक्वा रेजिया जो है ये एक रॉयल वाटर का लैटिन शब्द है, वर्ड है। इसके 3.1 के अनुपात में अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड को अगर इसका मिश्रण बना लें तो यह गोल्ड को भी गला सकता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में यह अकेले पावर नहीं होती है, इतना पावर नहीं होता कि किसी को गला दे, लेकिन एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के कारण प्रबल संक्षारक भी माना जाता है। यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। समझ में आ रहा है, मतलब 3.1 अगर हम लोग 300 ग्राम लेते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो 1 ग्राम लेंगे हम लोग सांद्र नाइट्रिक
एसिड, ठीक है। इन दोनों को जब मिला देंगे आप तो यह इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा पावरफुल लिक्विड बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है कि सोने को भी गला सकता है, बिल्कुल पिघला देगा। और जैसे वोल्केनो वगैरह में आप देखते होंगे ना, आग कैसे बहती है, बिल्कुल उस तरह से इसका रूप हो जाता है। नेक्स्ट है 3.2.4 में कि क्या धातु जो होते हैं वो धातु के जो साल्ट सॉल्यूशन होते हैं उनके साथ जो मेटल्स हैं वो किस तरह से रिएक्शंस करते हैं। तो इसके लिए एक वो आपको क्रियाकलाप बताया गया है कि कॉपर का एक साफ तार ले लीजिए और आयरन की एक कील ले लीजिए। कॉपर के तार को परखनली में रखें और आयरन के सल्फेट के विलयन को आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको आप रख देते हैं। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उसको लिखिए। आपको किस परखनली में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया हुई दिखाई देती है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि भाई कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3.9, 3.10 और 3.11 से संबंधित अगर कोई प्रेक्षण आपने जो कुछ भी किया अभी ऊपर, अगर उससे संबंधित कुछ यहाँ पर हो रहा है तो आप उसको कंपेयर करके भी बता सकते हैं। इस अभिक्रिया में आपको इसका जो रिएक्शन बनता है उसको लिखिए संतुलित करके, और साथ ही साथ कैसी अभिक्रिया हुई यह भी आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। 3.4 फिगर को देखिए, जिस तरह से ये फिगर बनाया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको स्टैंड वगैरह पे लगा लेनी है और लोहे की पतली कील इसमें टिप करके रख देनी है। एक बीकर में आपको तांबे का तार जो है रखना है और इसमें जो सॉल्यूशन है वो आयरन सल्फेट का है, और दूसरे वाले में आपको लोहे की कील का यूज करना है और इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन है उसमें मेटल्स अपने कम जो रिएक्शन वाले मेटल्स हैं उनके सॉल्यूशन है विलयन में उनकी गलित अवस्था को क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है, यानी विस्थापित कर देती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो सभी मेटल्स हैं वो उनकी जो रिएक्शन करने की स्पीड थी वो इक्वल नहीं थी। हमने ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ अलग अलग मेटल्स की रिएक्शंस चेक किया, उसको करा के देखा, लेकिन सभी जो मेटल्स हैं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं रख सकते। क्या आपने चैप्टर 1 में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का स्टडी किया था, क्या वह धातुओं की मतलब रिएक्शन करने का उत्तम प्रूफ देता है? इसको समझना बहुत ही आसान है और सिंपल है। अगर हम लोग मेटल ए और मेटल बी के उसके विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह जो मेटल होगा उसके हमको पता चलेगा कि और ज़्यादा अधिक रिएक्शन कर रहा है। सिंपली अगर आप कोई मेटल ए का और मेटल बी का दो सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है। अब अगर मेटल ए जो है ये मेटल बी के सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देती है तो ये इससे क्या पता चलता है कि जो मेटल बी का सॉल्यूशन है उससे कहीं ज़्यादा रिएक्शन करने वाला एनर्जी किसमें है, मेटल ए में है। सिंपली यही है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे मेटल ए प्लस मेटल बी, तो आप इसको देखें, जिसका जब आप साल्ट वाला सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए का साल्ट सोल्यूशन मिल जाएगा और बी जो है अलग हो जा रहा है, मेटल बी जो है अलग हो जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका हो जा रहा है। अब देखिए 3.2.5 में दिया हुआ है सक्रियता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कौन से मेटल्स किस तरह से आप जो है सबसे ज़्यादा रिएक्शंस करते हैं और सबसे कम कौन सा रिएक्शन करता है। तो इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए और यह ध्यान रखिएगा कि यह डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ज़्यादा कौन ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको पोटेशियम सबसे कम जो रिएक्शंस करने वाले हैं वो कौन है, एयू यानी गोल्ड है। सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा है, पोटेशियम कर रहा है। इसको इस तरह से इसको लिखा गया है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का नंबर आता है, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये घटती हुई डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखे गए हैं, इनको याद रख लीजिए, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद आता है 3.3 यानी कि धातुएं और अधातुएं यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे अभिक्रिया करती है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी रिएक्शन किया वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ, या हम लोगों ने किया वो सब हुआ, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ। तो जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हो जाता है, मतलब जो चीज़ें नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो जाती हैं। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।